नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तराखंड के माणा में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ, जिससे बीआरओ के कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है। बीआरओ कैंप में करीब 57 मजदूर मौजूद थे। सेना के जवान और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सेना के जवान राहत कार्य में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में है और प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी बातचीत हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रेस्क्यू अभियान में यदि किसी अतिरिक्त एजेंसी की आवश्यकता होगी तो उनकी मदद तुरंत ली जाएगी। अलग अलग स्थानों के हैं, उनकी पूरी डिटेल अभी जल्दी आ जाएगी, इसीलिए हम हेल्पलाइन नंबर जारी पास में वहाँ आईटीबीपी का भी सेंटर है, लेकिन फिर भी क्या हम कोई अस्थाई हॉस्पिटल भी वहाँ पे क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि अभी ले जाना तो बड़ा मुश्किल होगा, वहीं पर एक ट्रीटमेंट। अभी आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको इलाज मिल रहा है, लेकिन आगे जोशीमठ और 2-3 स्थान जो हमारे नज़दीक के स्थान हैं और जो माणा का हेलीपैड है उसको भी हम लोग एक्टिवेट करने पर पूरी तरह से जो है मौसम ठीक होने पर एक्टिवेट करेंगे। चमोली के माणा गांव के पास ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 57 मजदूर फंस गए थे, जिसमें से कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन के कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से वहां के हालात पर बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हादसे को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। आईटीबीपी और बीआरओ की टीम मौके पर है। एसडीआरएफ के साथ साथ दूसरी टीम भी लगी हुई है। आने से चूँकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलॉन्च आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेज़ी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान धाम झाझरा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर सीवी रमन को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून देश की 5वीं साइंस सिटी बन रही है, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 63वें भव्य कोटिलिंग रुद्र महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में लहरा रही है। दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके कई सारे उदाहरण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज हम देश के अंदर देखें तो भगवान महादेव की नगरी काशी में भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पहल से काशी में दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा भक्त आते हैं और दर्शन पूजन कर मां गंगा का जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला मत्स्य पालन तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतिम अनुमान के अनुसार 7.83% की वृद्धि आकलन किया गया। वहीं उत्तराखंड राज्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था 2024-25 में योगदान देने वाले सेक्टर में मत्स्य पालन एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। उन्होंने
पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या समझते हुए, और जो मैंने 2022 में जब ये पद ग्रहण किया था, मैंने एक बात कही थी, उत्तराखंड के दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अगर रोज़गार कोई चीज़ उत्पन्न कर सकती है तो वो मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग, ये बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और देखिए, आज 3 साल बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो फिशरीज थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एट 9.39%। लेकिन ये पॉसिबल भी तभी हो पाया जब मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने लगातार मेरे विभागों को सपोर्ट किया है, और जो भी प्रपोजल्स हम उनके पास लेके गए उन प्रपोजलों को स्वीकृति मिली। पहली बार उत्तराखंड में फिशरीज़ को लेकर कभी भी कोई पॉलिसी नहीं थी स्टेट की। हमने इस सरकार में फिशरीज़ की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पॉलिसी बनाई, जिसमें हमने पहली बार मातृशक्ति को फिशरी से जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी दी, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चमोली में बद्रीनाथ के पास माणा में आए एवलांच के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस तरह अब तक कुल ग्लेशियर के मलबे में दबे 47 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। इनमें से 6 लोगों को चमोली जिले के ज्योतिर्मठ सैन्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। 42 लोग माणा सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्योतिर्मठ पहुंच चुके हैं। उन्होंने एवलांच स्थल और रेस्क्यू ऑपरेशन का हवाई निरीक्षण किया। अब सेना के बड़े अधिकारी भी ज्योतिर्मठ और माणा पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में इन दिनों नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। नेताओं के वायरल वीडियो पर खूब राजनीति हो रही है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि कौन कहां से आया है। इस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इतिहास को पढ़ने और लिखने की जरूरत है। कौन कहां से आया है ये परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि इतिहास लिखा नहीं जाता, बन जाता है। देखिए, मुझे लगता है महेंद्र भट्ट जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके की वो जो बात कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि ना उन्होंने खुद इतिहास पढ़ा है कभी, और वो इतिहास जानते भी नहीं है। क्योंकि अगर वो इतिहास जानते होते तो इस तरीके की बात ना करते कि इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है और लिखने की ज़रूरत है। इतिहास कभी लिखा नहीं जाता है, क्योंकि इतिहास अपने आप बनता है। और जिस तरीके से उस दिन सदन में इस प्रदेश की जो है गरिमा को तार तार करने का कार्य प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया, और मैडम खंडूरी वहाँ पे जिस तरीके से मूक दर्शक बनी बैठी हुई थी, वो इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों ने इस प्रदेश में एक समुदाय के लोगों का अपमान करने का कार्य किया। और उस पर माफी मांगने की बजाय महेंद्र भट्ट जी हिदायत देने का कार्य कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान, धमकियों के बयानबाजी दी है। इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास लिखने की भी आवश्यकता है। इतिहास में जो उल्लेखित है वो शंकराचार्य ने बयान किया हुआ है। सब लोग जानते हैं कौन कहां से है, इसको कोई परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस का इतिहास लिखा जाएगा, उसको जनता सदैव याद रखेगी। सदन के अंदर जो बयान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से दिया गया, उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इसके साथ ही इतिहास के मुद्दे को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। और इसी बीच उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों से एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। राज्य में कई सौ स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 1 से लेकर 5 तक है। राज्य में 130 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक छात्र है। वहीं 267 स्कूलों में 2 ही छात्र पढ़ रहे हैं। 324 स्कूलों में छात्रों की संख्या 3 है, तो वहीं 361 स्कूलों में 4 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। 5 छात्र वाले राज्य में 423 स्कूल हैं। और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस पर बड़ी विस्तार से विधानसभा में चर्चा हुई है, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने बहुत ओपन माइंड से और सारे विषयों पर चर्चा वहाँ पर की है।
हमारा ये मानना है कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम है और कहीं तो एक एक दो दो छात्र हैं, उसके बावजूद वहाँ शिक्षक हैं कई, तो ऐसे स्कूलों को क्लस्टर बेस्ड जो हमारी योजना है स्कूल चलाने की, उसमें शिफ्ट होना चाहिए। ये उन्होंने वहाँ भी कहा, सब लोगों ने इसका मंतव्य भी रखा अपना, इस तरह किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई न कोई कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिन स्कूलों में छात्र संख्या ही नहीं है, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों से एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राज्य में कई सौ स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 1 से लेकर 5 तक है। राज्य में 130 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक छात्र हैं, वहीं 267 स्कूलों में 2 ही छात्र पढ़ रहे हैं। 324 स्कूलों में छात्रों की संख्या 3 है। 361 स्कूलों में 4 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं 5 छात्र वाले राज्य में 423 स्कूल हैं और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आंकड़े वाकई चिंताजनक है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाए जाने की कोशिश भी की जा रही है। पलायन भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन रिवर्स पलायन पर सरकार का जोर है। देखिए, ये आंकड़े वाकई में चिंताजनक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इस पर कोई भी कार्य नहीं कर रही है। बच्चों को और ज़्यादा शिक्षा की तरफ अग्रसर कराने के लिए संस्कृत विद्यालयों में 1 से 12 तक की बालिकाओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत भी नवाजने की बात करी है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, और बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाएं भी दे रही हैं। सभी स्कूलों में मिड डे मील से लेकर हर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ड्रेसेस फ्री में दिए जा रहे हैं बच्चों को, आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर हैं। सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बच्चों को लाने के लिए पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। और जहां तक इन आंकड़ों की बात है, तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं पलायन भी जिम्मेदार है। तो पलायन को रोकने के लिए जो हमारी सरकार लगातार प्रयासरत। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अब अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है। नकल विरोधी अध्यादेश हो, भू कानून हो या फिर यूसीसी, बीजेपी इन सब निर्णय को पंचायत चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि पंचायत चुनाव गांव स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधि की सक्रियता पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के निर्णय पंचायत के नैया पार कराने में सार्थक सिद्ध हो पाते हैं या नहीं, ये तो पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी को देवतुल्य जनता ने लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में एक अपना आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्य कर रही है। और उसमें भी निश्चित तौर पे हमें जनता, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हम जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अब तक के कार्य किए हैं, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता उन सब कार्यों को देखते हुए ही नगर निकाय चुनाव में हमें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा कि राज्य में कांग्रेस नेताओं के द्वारा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का माहौल बनाया जा रहा है, जो अंततः कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने दावा किया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में 0 सीटों पर सिमटने वाली है। महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये नसीहत हमको वो दे रहे हैं जिनकी पार्टी के एक सीनियर मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री जी के बाद नंबर 2 के ओहदे के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और राज्य की विधानसभा में, भरी विधानसभा में जिस प्रकार का असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज करते हुए प्रदेश के एक मिनिस्टर, उनके पार्टी के सीनियर लीडर, वो पूरे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से बारिश और पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी जारी रही। इसी बीच मौसम विभाग ने 1 मार्च यानी आज से मौसम साफ होने की बात कही है। हालांकि शाम या रात में मौसम विभाग के द्वारा फिर से बादल होने और कई जगह बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मार्च से फिर मौसम बदल सकता है। और धूप भी निकलेगी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो शाम के टाइम है कुछ क्लाउडिंग फिर से डेवलप होगी इवनिंग टाइम में, और लाइट एक्टिविटी फिर छुटपुट हो सकती है। तो ओवरऑल देखें तो कल से जो है 1 तारीख से जो है मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, और 2 तारीख को तो पूरी तरह मौसम जो है क्लियर रहेगा। हाँ, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत क्लाउडिंग जो है शाम के समय खासकर वो देखने को मिल सकती है। बाकी ऐसे देखा जाए तो कल 1 तारीख को भी एक्टिविटी बहुत कम। सुल्तानपुर स्थित शिक्षा राज इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए पूर्व कोषाध्यक्ष मुल्क राज ने जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग से शिकायत की। उन्होंने प्रबंध समिति के हाल ही में हुए चुनाव को अवैध बताया और इसे रद्द करने, इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मुल्क राज का आरोप है कि समिति के कुछ लोगों ने कॉलेज पर कब्जा जमाने के लिए गड़बड़ियां की। उन्होंने बताया कि पहले 2 नए सदस्यों को अवैध रूप से जोड़ा गया, जिनमें से एक कॉलेज के प्रधानाचार्य के पिता हैं। पिछले चुनाव में कोषाध्यक्ष था, चुनाव दिसंबर में होने थे। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके 2 मेंबर बढ़ाए, एक मास्टर सुखराम सिंह फेरुपुर, एक शिक्षण प्रिंसिपल के पिताजी, वो फर्जी बढ़ाए। जबकि समिति का चुनाव 7 में भी हो सका था। 7 तो कोई दिक्कत नहीं, हमें झूठ बोलते रहे कि 12 की हो। वो इन्होंने 2-3 महीने का टाइम बढ़ाया फर्जीवाड़ा करा। उसके बाद फिर इन्होंने जो लिस्ट लगा रखी थी 17 में होता, 18 में चुनाव होना था। 18 के बजाय 17 में लोगों को धमका, मेंबरों को धमका कर। अल्मोड़ा में 9 मार्च से 11 मार्च तक होली महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें खड़ी होली, बैठकी होली, फूलों की होली, थारू होली समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। जनपद में होने वाले आगामी होली महोत्सव की तैयारियों को लेकर नगर निगम सभागार में एक बैठक जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रस्तावित होली महोत्सव के लिए नगर के नागरिकों के साथ विचार विमर्श भी हुआ। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को अल्मोड़ा के मानस खंड विज्ञान केंद्र में धूमधाम से मनाया गया और इस आयोजन में सीवी रमन को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए याद भी किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मानस खंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सभी जनपदवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान का दौर विज्ञान का दौर है। और मेरा यही कहना है कि इस सेक्टर का जितना से अध्यापक से लेकर बच्चे इसका लाभ उठाएं और जो वैज्ञानिक अपने प्रयोग हैं उसको अपने जीवन में स्थापित करें, उसको बाजार तक पहुंचाएं। इसी से अल्मोड़ा मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं धीरज पांडे ने अल्मोड़ा में उत्तरी कुमाऊं वृत्त के प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ वन अग्नि सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत वन प्रभागों के डीएफओ शामिल हुए। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक ने वन अपराध नियंत्रण, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और फिजिकल फाइनेंस प्रोग्रेस की समीक्षा की। देखिए, आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है जिसमें ये जो हमारा वृत्त है इसमें जितने प्रभागी वनाधिकारी हैं इनके स्तर पर जो वनाग्नि सुरक्षा संबंधी जो कार्य, अब वनाग्नि सत्र प्रारंभ हो चुका है, उसके संबंध में जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं अलग अलग वन प्रभागों में गतिमान हैं उनकी क्या प्रगति है, उनकी फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस कितनी हुई है, उसके बारे में समीक्षा है। उसके अलावा जो वन अपराध पुराने दर्ज हुए हैं उनमें क्या प्रगति लाई गई है। अब नया लीसा सत्र भी हमारा प्रारंभ होने वाला है, उसकी तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। मुख्यतः इसमें जो वनाग्नि काल है उस पर ज़्यादा जोर है। अब फायर सीज़न प्रारंभ हो चुका है, सभी वन प्रभागों द्वारा अपनी तैयारियाँ
कोटद्वार के बेस अस्पताल में आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह ने इस सीजन में संबंधित आंखों की बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सीजन में जब आम और लीची में बौर आने लगते हैं तब कंजक्टिवाइटिस मरीजों में वृद्धि होने लगी है। ऐसे में बेस अस्पताल की ओपीडी में रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। कि ये सीजन आम के भौरे वाले होते हैं और चेंजिंग मौसम है। इस सीजन में आँख पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चेंजिंग मौसम में आँख में एलर्जी बहुत हो जाती है। आँख में खुजली आना, आँख लाल हो जाना, धुंधला दिखना, ये एलर्जी के निशानी होते हैं। ऐसा जब भी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके साथ साथ इस सीज़न में इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं, जिसको आमतौर पे लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। निजी स्कूलों में आरटीई का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आरटीओ कार्यालय देहरादून में नवनियुक्त एआरटीओ को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने की। इस दौरान आरटीओ ने उनका प्रेजेंटेशन लिया और नियमों से अवगत भी कराया, जिसको लेकर आरटीओ ने कहा कि नए एआरटीओ परिवहन विभाग में आए थे। 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग हुई है। देखिए, परिवहन विभाग में हमारे नए एआरटीओज जो कमीशन से फाउंडेशन कोर्स करके आए हैं, वो आप संभाग के अंदर 5 एआरटीओज अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो फील्ड ट्रेनिंग करनी थी। उसमें उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 एआरटीओज देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे थे, 2 ऋषिकेश में और 1 रुड़की के अंदर। नवनियुक्त एआरटीओ को लेकर बैठक हुई है। बता दें कि सभी नवनियुक्त एआरटीओ को 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग दी गई है और अब 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग के बाद ये सभी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और नियमों से इन सभी को अवगत कराया गया है। 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग हुई है। उन्होंने बताया कि अब इनका प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, जिसके बाद इनकी तैनाती ऑफिस में कर दी जाएगी। नवनियुक्त आरटीओ सुनील शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान नवनियुक्त एआरटीओ को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि सभी एआरटीओ को 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग पर रखा गया था और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें तमाम तरह के नियमों से भी अवगत कराया गया है। अब 15 दिन पूरे होने के बाद इन सभी से प्रेजेंटेशन ली जाएगी। प्रेजेंटेशन के बाद सभी एआरटीओ को उनका पद दे दिया जाएगा और उनकी तैनाती कर दी जाएगी। नियमों को लेकर भी अवगत कराया है। आरटीओ ने कहा कि नए एआरटीओ की नियुक्ति की तैनाती की जाएगी, लेकिन इससे पहले उनसे एक बार प्रेजेंटेशन भी लिया जाएगा। बता दें कि 15 दिन तक इन सभी एआरटीओ को फील्ड ट्रेनिंग पर रखा गया था। 15 दिन तक इन सब की ट्रेनिंग कराई गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।